हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का हल करेंगे कक्षा 12 से। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है सारणिक, और इससे पहले हमने 4.2 और 4.1 प्रश्नावली का हल किया। हमारा प्रश्नावली को हल करने का तरीका ये रहता है कि हम पहले उसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्नावली को हल करते हैं। 4.2 में हमने सारणिकों के गुणधर्म सीखे। अभी बच्चों हम इस प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर देखिए अपने सूत्र को। सूत्र क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 है तो इसका क्षेत्रफल देखिए हम इस सारणी के द्वारा निकाल सकते हैं। जिसमें क्या होगा, देखिए जो x1, x2, x3 है उनका तो एक स्तंभ बनेगा, y1, y2, y3 उनका एक स्तंभ बनेगा, और यहाँ पर एक जो बच गया उसमें हम क्या लेते हैं 1, 1, और इसका किसके साथ गुणा होता है 1/2 के साथ गुणा होता है। इस प्रकार से आप इसको जो समझ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले प्रश्न में कुल मिलाकर 3 भाग दे रखे हैं, उनमें से पहला भाग हम कर रहे हैं। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये पूरा फॉर्मूला लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ओके, अब दिए गए बिंदुओं के लिए क्षेत्रफल, शीर्ष बिंदुओं के लिए क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, देखिए क्षेत्रफल एक बटे दो। यहाँ पर देखिए पहले जो दे रखा होता है वो x1, x2, x3, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पर x1 देखिए 1, x2 6 और x3 4 है। यहाँ पर y1 0, y2 0, y3 कितना है 3 है। यहाँ पे क्या लिखते हैं 1, 1, 1 और इसका डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर बच्चों आपको डिटरमिनेंट ज्ञात करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए हमने अपनी प्रश्नावली यानी सारणी ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 4.1 को हमने अच्छे से पढ़ा, जिसमें देखिए डिटरमिनेंट हम इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट उस स्तंभ या उस पंक्ति के सापेक्ष लेना चाहिए जिसमें 0 ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए स्तंभ सेकंड में एक बात और बताना चाहूँगा, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं, जो सोई हुई लाइनें उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। पंक्तियों को R1, R2, R3 से लिखते हैं, स्तंभों को C1, C2, C3 से लिखते हैं। तो सेकंड स्तंभ में देखिए यहाँ पे 2 और 0 आया हुआ है, यानी हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे विस्तार। तो C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर हम विस्तार कैसे करते हैं, इसके लिए इस सूत्र को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए जैसे मैंने पंक्ति A के सापेक्ष यहाँ पर विस्तार किया है, तो चिन्ह क्या लेना है, पहले अवयव के लिए यानी A11 के लिए प्लस, बीच में माइनस और लास्ट में प्लस। या ये चिन्ह इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से काम करता है, देखिए -1 की पावर कौन सी पंक्ति है प्लस कौन सा स्तंभ है। यहाँ पर देखिए ये अवयव किस में है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, तो यहाँ पे 1 + 1। इसके लिए पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ तो 1 + 2। इसके लिए पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है तो 1 + 3। या तो ऐसे समझ लो या इनडायरेक्ट चिन्हों को याद रख लो, मेरे ख्याल से ये आसान रहेगा क्योंकि हमने 12th में ऐसे ही किया था। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इस एक अवयव को जब लिखते हैं तो इसके साथ जो ये लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखो।
यह जिस स्तंभ में होता है उसको हम काट देते हैं, जिस पंक्ति में होता है उसको काट देते हैं, बाकी बचे एलिमेंट को इस प्रकार से सारणिक में लिखते हैं, फिर इस सारणी को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम ही होगा और यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, सारणी का आपको मैटर समझ आ गया। अब यहाँ पर हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, C2 के सापेक्ष। तो C2 के चिन्ह देखिए, माइनस प्लस माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या से ऐसे करके करेंगे वो 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा, कोई चिन्ह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब लास्ट में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा संख्या है, तो लास्ट में कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो कौन सा चिन्ह लेना बच्चों, माइनस का चिन्ह लेना है। अब हम क्या करते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देते हैं, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटा देते हैं, बाकी बच्चे का सारणिक लेते हैं। तो 1 6 1 1। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सारणी कैसे निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। तो 1/2 -3 1 -6, ये कितना आ गया बच्चों, देखिए माइनस का 5 आएगा यहाँ पर, इसको करेंगे तो माइनस का 5, माइनस गुणा माइनस प्लस 5 गुणा 3 15, 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो आसानी से अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। अब इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शीर्ष के बिंदु दे रखे हैं 2 7 1 1 और 10 8। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूरा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिए गए शीर्ष बिंदुओं के लिए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारणिक से 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। अब यहाँ पे इस सारणी का मान निकालना है। तो देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो हमारी जो मर्जी है उसके सापेक्ष हम इसका विस्तार कर देंगे। तो देखिए मैं पंक्ति ए के सापेक्ष इसका विस्तार करता हूँ। तो 2 7 में क्या आएगा, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो आएगा 1 8 1 1। बीच में देखिए इन चिन्हों के अनुसार चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस का 7। ओके बच्चों, क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इस पंक्ति को काट देते, बचा कौन, 1 10 1 1। अब लास्ट में देखिए प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह लिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, 1 10 1 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसको हल करना है। तो सारणी कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 2, इनका गुणा करते हैं माइनस इनका गुणा। तो 1 गुणा 1 -8 -7, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1 गुणा 1 -10 +1, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 8 -10 1/2। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, 8 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो कितना आएगा, इनको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर माइनस का 7। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का चिन्ह जब अलग अलग होता है तो दोनों संख्या घटती है, चिन्ह वही आता है जो कि बड़ी संख्या का होता है। तो -7 गुणा 2 कितना, माइनस का 14। यहाँ पे इनसे क्या आएगा, देखिए माइनस का 9, माइनस है और ये माइनस, माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस। और 7 9 कितना, 63। ओके, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और ये 1 से गुणा होगा तो -2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम अंदर में
इनका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या रहता है, माइनस की संख्या जोड़ते हैं और फिर जो प्लस की संख्या उसमें से घटा देते हैं, तो कितना आएगा 63 माइनस का 16। देखिए 14 और 2 कितना होगा 16। 13 में से 6 गया कि 7, यहाँ पे एक उधार दे दिया तो 5 बचा है, 5 में से 1 गया तो 4। कितना आ गया बच्चों 47/2 वर्ग इकाई। यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम, दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर दिए की जगह आप इन शीर्ष बिंदुओं को लिख सकते हैं कि इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। लैंग्वेज अपने अनुसार लिखे, मेरा काम है आपको समझाना। अब बच्चों हम क्या लिखते हैं यहाँ पर सारणिक में, x1 x2 x3 का एक स्तंभ बनता है। ध्यान रखना है कि गलती नहीं करने का, ठीक है। पहले क्या करो आप x1 x2 x3 को, यानी पहले जो पहले आ रहा है उनको यहाँ पर पहले स्तंभ में लिख दो। उसके बाद पहले के बाद कौन सा स्तंभ आता है, दूसरा स्तंभ, तो दूसरे स्तंभ में यहाँ पे जो बाद आ रहा उनको लिख दो। इससे आपके बच्चों गलतियाँ नहीं होगी। और यदि आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमने जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो फॉर्मूला लिख के उसके बाद जो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसका विस्तार करते हैं, सारणी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से करें, भले ही पंक्ति के सापेक्ष कर दे, स्तंभ के सापेक्ष कर दे, मान वही रहता है। तो यहाँ पे पहले स्थान पे देखिए क्या आता है, अपने चिन्ह को ध्यान में रखते हुए चलना है। प्लस आता है, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही आएगा। इसके साथ कौन आएगा, ये कट जाता है, ये कट जाता है, 2 -8 1 1। बीच में देखिए माइनस आता है और ये माइनस का 3 है, तो इसको अपने चिन्ह के साथ ही लेना है, ठीक है। इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, बचा कौन 3 -1 1 1, लास्ट में +1। इसको काट देते हैं, इसको काट, जो बचा उनको लिखते हैं 3 2 -1 -8, ठीक है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। देखिए 1/2 -2, हम क्या करते हैं इनका गुणा करते हैं, माइनस इनका गुणा, इनका गुणा कितना हो गया 2, माइनस इनका गुणा देखिए 1 गुणा -8, -8, माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का 3, इनका गुणा माइनस इनका गुणा 3, माइनस देखिए इनका 1 गुणा 1 और ये माइनस का तो -1, यहाँ पे प्लस का 1 है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये 8 माइनस का है तो 3 8 24 और ये किसका माइनस का, यहाँ पे 1 है माइनस का और ये 2 है तो माइनस का 2। ओके, गुणा करना आप जानते हैं। अब बच्चों इनके अंदर में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं। आओ, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो प्लस का 8 और प्लस का 2 10, 10 गुणा 2 20 और चिन्ह किसका है माइनस का। यहाँ पे देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4 और 4 गुणा 3 ये कितना देगा हमारे को 10, 4 गुणा 3 अपना 12 होता है बच्चों। माइनस गुणा माइनस प्लस, और माइनस का 24 और प्लस का 2 कितना, यहाँ से माइनस का 22, तो यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे हम, माइनस का 22 लेंगे। देखिए माइनस का 22 1 के साथ गुणा होगा तो माइनस का ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ जोड़ते हैं, तो 20 और 22 कितना होता है 42, और ये किसका है माइनस का, प्लस का 12। देखिए 42 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 0 32 और बटे 2, ये माइनस के साथ आ रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आ सकता, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए ये तो आ गया -15, इसका हम मोड़ लेते हैं,
कितना आ गया 15। और यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसका मोड लेके इसको क्या बना दिया, प्लस का बना दिया है। और यहाँ पे एक लाइन लिखना ना भूलें कि अर्थात इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल यह प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगा। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है हमें दे रखा है दर्शाइए कि बिंदु ABC सरेख है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि ABC सरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इन बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3। अब y1 y2 y3 1 1 1। अब इसका मान रख देते हैं। देखिए पहले जो पहले आ रहा है उनको रख देते हैं, जो क्या x1 x2 x3। तो कौन आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है और यहाँ पे अपना c आ रहा है। y1 y2 y3 b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, लास्ट में 1 1 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम बच्चों यहाँ पर सारणी के गुणधर्म लगा देते हैं जिससे कि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम संक्रिया करेंगे। संक्रिया किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं बच्चे, सारणी के गुणधर्म से हमारा टारगेट क्या होता है, यहाँ पर हमारा इसका टारगेट क्या है कि इनको सरेख दिखाना है, ये प्रूव करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोशिश करना है कि इसका मान क्या आए, 0 आए। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि इसका मान 0 होगा या क्या होगा, बस क्वेश्चन में दे रखा दर्शाइए, मतलब हमें दर्शाना है कि इसका मान 0 क्यों है। ठीक है, यानी फाइनली मतलब ये हुआ कि इसको कैलकुलेट करना है और इसका मान 0 के इक्वल टू आएगा। ये तो पता है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमारा कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है बच्चों, जिससे हम सारणी के गुणधर्म से अपनी एक्सरसाइज 4.2 में खूब पढ़े हैं कि जब यदि 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होगा। तो यहाँ पर यदि हम संक्रिया करें और इसके स्तंभ 2 स्तंभ समान आ जाए या 2 पंक्तियाँ समान आ जाए तो इसका मान अपने आप 0 होगा। कहाँ से, सारणी के गुणधर्म से। तो हम समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेके भी समान कर सकते हैं या डायरेक्ट घटा पिटा करके भी समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक संक्रिया करते हैं, ध्यान से देखो। R2 में नहीं सॉरी C2 में बदलाव करते हैं। किसमें, C2 में बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करते हैं, ये देखिए खड़ा होता है उनको क्या कहते हैं हम, स्तंभ। स्तंभ को C1 C2 C3 से लिखते हैं कि C1 प्लस C2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, C1 प्लस C2 कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस ये भी इसके साथ आएगा क्योंकि हम C1 और C2 को दोनों को जोड़ के कहाँ लिख रहे हैं, C2 की जगह। तो A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहाँ पर A प्लस B प्लस C और लास्ट में 1 1। अब हम जानते हैं कि सारणिक में क्या ले सकते हैं, कोई यदि समान गुणांक हो तो स्तंभ या पंक्ति में से बाहर ले सकते हैं और ये सारणिक के गुणा में आ जाता है। तो यहाँ पर A B C, यहाँ पे 1 बचा, देखिए ये बाहर चला गया, तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। तो यहाँ पे आप है जो स्पष्ट कर सकते हैं कि A B प्लस C को C2 से बाहर लेने पर अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ चूँकि यहाँ देखिए क्या है, चूँकि C2 ये क्या है, C2 है, ये C3 है। C2 व C3 समान है।
अर्थात सारणी के गुणधर्म से इस सारणी का मान शून्य होगा। ओके, अभी हमने नियम पढ़ा था, मैंने गुणधर्म बताया था। ये यहाँ पे एक है जो लाइन लिख देनी है। तो इसका मान देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका मान 0 हो गया, तो ये 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी थी स्टार्टिंग में, सरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात ये बिंदु सरेख है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हुआ है। अब बच्चों ये देखिए, मैं 0 का कॉन्सेप्ट कहाँ से ले रहा हूँ। ये आपकी बुक में स्पष्ट रूप से दे रखा है, 3 सरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे? सरेख बिंदु किसे कहते हैं? पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट समझो। सरेख बिंदु किसे कहते हैं? जो एक ही लाइन पर हो, जो क्या हो, एक ही लाइन पर, यानी जो 1D पर हो, 1D पर स्थित बिंदुओं को क्या कहते हैं? सरेख बिंदु कहते हैं। तो अब देखिए, त्रिभुज बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? 2D चाहिए, यानी बिंदु अलग अलग जगह पर चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तभी उसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे देखिए, सरेख होने पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल 0 है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को अपने ध्यान से देखो। इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसमें 2 भाग दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? अभी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रक्रिया वही करेंगे। बिंदु दे रखे हैं, या बिंदु के 0 वाले या इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा बच्चों? हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। पहले यहाँ पे कौन लिखते हैं? x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3, यहाँ पे y1, y2, y3 और लास्ट में 1 1। इसको यहाँ पे आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1। आप यहाँ पे जो जो स्टेप करें उनको इस प्रकार से साथ में स्पष्ट करते चले, साइड में या यहाँ पे ऊपर लिख के भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है, अर्थात इन बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होगा। या आप लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सूत्र लिख के लिख दीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, और फिर इन बिंदुओं को लिख दीजिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल करके ये लिख दीजिए। जितना आपके लिए आसान हो, कंफर्ट हो, उतना कीजिए। अब देखिए, हमें इसके कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं, चुटकियों में कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो इसके मास्टरमाइंड है। कैसे हम इन चिन्हों को याद करेंगे? देखिए, और हम किसके सापेक्ष एक्सपांड करेंगे? जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। तो स्तंभ 2 में सबसे ज़्यादा 0 है। स्तंभ 2 के लिए चिन्ह क्या है? माइनस प्लस माइनस। इन 2 के लिए तो कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट 0 प्लस 0 लिखना है। और यहाँ इसके लिए चिन्ह क्या है? माइनस, अपने चिन्हों से। देखिए, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा मैं। इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो ये k-4 आ गया। तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2। देखिए, -2k और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 2 कितना होता है? 8। या ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इस 1/2 को जब अंदर गुणा करेंगे ये कट जाएगा, और आपके पास क्या आएगा? माइनस गुणा माइनस प्लस, और ये k क्या हो जाएगा?
प्लस का है तो माइनस का माइनस साइन से गुणा होने पर क्या आ गया 4 माइनस के। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक, ये प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ये स्पष्ट दे रखा है इसीलिए 4 माइनस के। देखिए ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये क्या है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 4 माइनस के बराबर 4। हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होता है उसको हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। क्यों प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने एक प्रश्न को हल करते समय देखा था कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे माइनस आया था, हमने उसको मोड़ लेके प्लस कर दिया था। तो इसीलिए क्या पता कि जो कैलकुलेशन करने पे माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेके अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक बार तो प्लस लेंगे, फर्स्ट केस में देखिए प्लस का 4 लेते हैं तो हमारे पास के बराबर कितना आ गया, देखिए ये इस तरफ आएगा 4, इस तरफ आएगा -4 -4 0। हम जानते हैं कि पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, के का मान 0 आया। सेकंड कंडीशन, जब हम इस 4 को माइनस लेते हैं तो बच्चों देखिए के को इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 4 + 4 कितना होता है 8। तो के का मान क्या आ गया हमारे पास है 8 आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर के दो मान प्राप्त होंगे हमें, एक तो 0 प्राप्त हुआ, एक 8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर 0 8 0 या 8। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम सेकंड भाग की। तो सेकंड भाग में देखिए हमें दे रखा है त्रिभुज के जो -2 0 0 4 0 के n बिंदुओं, इन शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। क्या लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। यहाँ पे स्पष्ट करेंगे क्योंकि शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष बिंदु x1 ये तीनों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर कोई भी रट के नहीं करना है, आप अपनी खुद की लैंग्वेज बनाइए, उसके अनुसार हल कीजिएगा। अब इसको हम बच्चों हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या ध्यान रखना है, अपने चिन्हों का ध्यान रखना है, सारणी का। उसके अलावा हम उसके सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। तो देखिए यहाँ पे इस स्तंभ में सबसे ज़्यादा 0 है तो हम इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। इस स्तंभ के लिए चिन्हों में देखिए पहले कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे ये -2 है तो -2 लेंगे। इसके साथ कौन किसको लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम जो बच्चे उनको लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है तो 0 + 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों 1/2 -2 इसका गुणा माइनस इनका गुणा तो 4 गुणा -के। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास फाइनली कितना आ गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, के -4। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
4 इकाई, तो उसको हम किसके साथ लेते हैं, प्लस माइनस के साथ लेते हैं, यही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए k-4 बराबर +-4। तो इसमें 2 केस बनेंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर k-4 बराबर प्लस का 4, तो k बराबर 8। सेकंड केस बनेगा जब हम माइनस साइन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का कट गया, तो k बराबर 0 आ गया। ये आ जाते हैं हमारे पास k की वैल्यू 0 और 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी हमने k की वैल्यू ज्ञात किया। अब आते हैं हम इसके अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न नंबर 4 आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको हल करेंगे।